हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम अकाउंट्स में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंडर गुडविल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द करंट पार्टनर्स एसोसिएशन दैट रिजल्ट्स इन एंडिंग द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड इनिशिएट अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू एग्रीमेंट इज नोन एज। तो पार्टनरशिप के अंडर जब भी हम पुराना एग्रीमेंट ख़त्म करते हैं और नया एग्रीमेंट शुरू करते हैं तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, यानी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड या फिर सैलरी या कमीशन से रिलेटेड या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स से रिलेटेड कुछ भी जो एग्रीमेंट पुराना था उसमें हम नया चेंज लाते हैं तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रीवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ होता है एसेंशियली। इसका मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस में जो भी असेट्स या लायबिलिटीज़ है उसकी वैल्यू में जो चेंजेस आ रहे हैं उस चेंज से रिजल्टिंग जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बिटवीन द पार्टनर्स एज पर द ओल्ड एग्रीमेंट। ठीक है, तो बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन जब भी हम एग्रीमेंट चेंज करते हैं ना तो उससे पहले ही जो भी असेट्स या लायबिलिटीज़ में चेंज आते हैं उसको हमें इनकॉर्पोरेट कर लेना होता है और पुराने एग्रीमेंट के तहत हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन करते हैं बिफोर रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये नहीं होगा। रियलाइजेशन हम किसको बोलते हैं? रियलाइजेशन जब असेट्स को हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, है ना, जब भी बिजनेस को हम डिसॉल्व करते हैं तो असेट्स को सेल करते हैं, लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करते हैं, उसी को बोलते हैं रियलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू गुडविल। गुडविल को लेकर के कौन सी बात इसमें सही नहीं है? तो पहला ये है कि इट इज़ एन इनटैंजिबल असेट। इनटैंजिबल असेट है गुडविल, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गए, लैंड एंड बिल्डिंग्स हो गए, है ना, फिजिकल एसेट्स होते हैं। लेकिन जो गुडविल होता है उसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो ना। अगर प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं ओवर द ईयर्स तो हम ये मान के चलते कि हमारे मार्केट में गुडविल बन रही है ना। नेक्स्ट है, इट इज़ अ फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस किसको बोलते हैं? फिक्टिशियस का मतलब होता है कि जो कि असेट है ही नहीं, यानी असेट के नेचर में नहीं है। ये होता है एक्सपेंस या लॉस के नेचर में, लेकिन इसको हम बैलेंस शीट में असेट साइड हम शो करते हैं क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस होने की वजह से होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे मान लीजिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको एक बार में एक हैवी अमाउंट आप स्पेंड करते हो एडवर्टीजमेंट पे तो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको आप शो नहीं करते हो, उसको कई सालों में राइट ऑफ करते हो। तो जो बैलेंस आपका राइट ऑफ नहीं हुआ होता है वो डेबिट बैलेंस बचा होता है, तो उसको आप असेट साइड शो करते हो। ठीक है, होता वो असेट नहीं है, लेकिन चूंकि डेबिट बैलेंस होता है इसलिए आपको बैलेंस शीट में असेट साइड के अंडर आपको शो करना पड़ता है। ठीक है, तो गुडविल के साथ ऐसा कुछ नहीं है। गुडविल ये सच में एक असेट है क्योंकि एक वैल्यूएबल रिसोर्स है जो आपको हेल्प करेगी रेवेन्यू जनरेट करने में। ठीक है, इट हैज़ अ रियलाइजेबल वैल्यू। तो रियलाइजेबल वैल्यू होती है गुडविल, तो आपका आंसर जो होगा ये बी हो जाएगा क्योंकि फिक्टिशियस असेट नहीं है गुडविल। ठीक है, और गुडविल की एक रियलाइजेबल वैल्यू होती है। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब कि अगर आप इसको डिस्पोज ऑफ करोगे या सेल करोगे तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा बदले में, है ना। जैसे प्लांट एंड मशीनरी को जिस तरीके से हम अगर बेचते हैं तो उसमें हमें कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है, उसी तरह गुडविल को आप सेपरेटली नहीं बेचते हो। जैसे मान लो कि आपने बिजनेस में अपने असेट को किसी को बेचा, किसी और कंपनी को बेचा, तो जो फेयर वैल्यू होती है उससे बढ़े हुए दाम पे बेचोगे, है ना, क्योंकि आपने जो नाम कमाया, जो आपने गुडविल कमाई उसका भी आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। तो जो फेयर वैल्यू में और उसके प्राइस में, जिस प्राइस में आप बेचते हो, जो डिफरेंस होता है वही आपका गुडविल हो जाता है ना। तो ये आपकी रियलाइजेबल वैल्यू होती है गुडविल की। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ फर्म अर्न्स ₹1,20,000 as its annual profits, the normal rate of profit being 10%. Assets of firm are 14,40,000 and liabilities are 4,40,000. Find value of goodwill by capitalization method. तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उसको कैपिटलाइज कर देते हैं। जो आपके एवरेज प्रॉफिट्स या एनुअल प्रॉफिट्स दिए गए हैं उसको अर्न करने के लिए कितना कैपिटल लगेगा ये आप निकालते हो उसको कैपिटलाइज करके। जैसे 1,20,000 आपके एनुअल प्रॉफिट्स हैं तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस आपकी क्या हो जाएगी, ठीक है, आपके एनुअल प्रॉफिट्स 1,20,000 जो थे वो 10% की रेट से अर्न होने चाहिए। तो 10% की रेट से प्रॉफिट कितना चाहिए होगा आपको, इस कैपिटल कितना आपको चाहिए होगा इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, है ना। यानी 1,20,000 अर्न करने के लिए आपको कैपिटल रिक्वायर्ड होगा कितना, 12 लाख, ठीक है। और एक्चुअल में आपका कैपिटल कितना है, एक्चुअल कैपिटल आपका है असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। असेट्स आपके दिए गए हैं ठीक है, असेट्स आपके दिए गए कितने, 14,40,000। इसमें से लाइबिलिटीज लेस कर दोगे 4,40,000 तो कितना बचेगा, 10 लाख। ये आपका असल में कैपिटल आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटल आपका 10 लाख है एज पर द इक्वेशन असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है। अब जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस है आपके एनुअल प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग कितना कैपिटल होना चाहिए था, 12 लाख होना चाहिए था। तो गुडविल कितनी हो गई, गुडविल हो गई आपकी इसी का डिफरेंस है ना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस यानी 12 लाख माइनस एक्चुअल कैपिटल। असल में कैपिटल आपके पास कितना है, 10 लाख है, यानी जो 2 लाख है वो क्या है आपका, वो आपका गुडविल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन। तो वेटेड एवरेज मेथड का हम यूज़ कब करते हैं गुडविल कैलकुलेशन में, जब आपकी प्रॉफिट्स जो है कोई ट्रेंड शो कर रही होती है। ट्रेंड का मतलब ये है कि जैसे बढ़ती हो या घटती हो, बढ़ती हुई होगी तो मान लीजिए 10,000 15,000 इस तरह से हर साल के प्रॉफिट्स आपको बढ़ रहे हैं, है ना, 20,000 25,000। तो उस केस में आप वेटेड एवरेज का यूज़ करते हो जो रीसेंट ईयर्स के हैं। जैसे ये पहले साल आपको अर्न हुआ, दूसरे साल, तीसरे साल और ये चौथा साल, ये अभी रीसेंट के जो प्रॉफिट्स होते हैं उसको आप ज़्यादा वेट असाइन करते हो, है ना, ताकि आपकी जो गुडविल आए उसका सही अमाउंट आए। क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि आने वाले सालों में भी आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो जब भी ट्रेंड शो करता है प्रॉफिट तो उस केस में हम वेटेड एवरेज मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रॉफिट्स अर्न बाय अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 years आर 12,000 13,000 14,000 18,000 एंड 2,000, ठीक है। ये आपके प्रॉफिट्स दिए गए, लास्ट में आपको लॉस हुआ है 2,000 का। तो बेस्ड ऑन 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 5 years प्रॉफिट्स वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग आपने गुडविल निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपके प्रॉफिट्स हैं उनको आप ऐड कर लीजिए। पहले टोटल प्रॉफिट्स निकाल दीजिए 5 years के, है ना। लास्ट वाला लॉस है तो पहले हम ये निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 57,000 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपको लॉस हुआ है कितना, 2,000 का। तो 55,000 आपके टोटल प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 years। एवरेज प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय जितने साल के हैं, ये 5 साल के हैं तो
कितना हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट्स आपके 11,000 हो जाएंगे, है ना। वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होती है एवरेज प्रॉफिट्स मेथड में? वैल्यू ऑफ गुडविल होती है एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट्स कितने हैं? 11,000 है। 11,000 इनटू 2 है, 2 ईयर्स परचेज, तो आपकी गुडविल हो जाएगी 22,000। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ MCQs गुडविल से रिलेटेड। अगले वीडियोस में हम और भी एडमिशन रिटायरमेंट से रिलेटेड MCQs सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल।